मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है लोदी वंश का। तो हमेशा की तरह आज भी हम पहले अपने नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो नोट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइए करते हैं शुरू। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निज़ाम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम खां की मां ज़ैबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निज़ाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी में निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुआ। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताज़िए निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों के मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित था और विद्वान था। उसके समय के आदेशों में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या एवं श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नाआम उल्लाह अर्थात नियाम उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया है। आइए अब इस नोट्स से संबंधित एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। पहला है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल का कौन था? इनमें से लोदी था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन
में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो आप लोग देखिए, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान, सारे ऑप्शंस को आप लोग देखिए एक बार। और इसमें जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही है। बहलोल खान लोदी पहले आया, फिर सिकंदर शाह आया, फिर इब्राहिम लोदी आया। देखिए, आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से बी या सी में से कोई एक सही होगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी सबसे अंतिम था और उसके बाद ही बाबर ने उसको पराजित किया था पानीपत के युद्ध में, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले तो आप बी और सी आएगा, ए और डी तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर आप उसमें से देखिए कि उसके पहले कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहलोल खान पहले आया या सिकंदर शाह पहले आया। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, ये मानचित्र वाला है। दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो जनरली आईएएस में ही पूछता है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग थोड़ा मैप को भी समझने की कोशिश करिएगा। पीसीएस के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है और जो स्थान ए दिखा रहा है वो स्थान आप देखिए, ये यहाँ पे जो स्थान दिखा रहा है, मैं आपको इसको बताती हूँ कि ये कौन सा स्थान कह रहा है। ये वाला स्थान देखिए आप, ये ए वाला जो स्थान है, ये ए स्थान जो है वो जौनपुर का इलाका है और बहलोल लोदी के द्वारा इसे बसाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने किया था खातौली के युद्ध में। इसका ऑप्शन ए सही है। 1578 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न अगले पेज की ओर चलते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? अभी अभी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो किसने की? ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने की। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो लगातार अभी हम अपने नोट्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ते आ रहे हैं कि आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर जो लगता था उसे किसने समाप्त किया था? तो उसे समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रयत्न किया जो कि गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर
ने अपने शासनकाल में किया? सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो ये बहुत ही आसान सा है कि आपने जैसे अभी नोट्स में भी पढ़ते गए तो आपको एक अंदाज होगा ना कि आपने सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ा था। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था, देखिए, खिलजी, लोदी, सैयद, गुलाम। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था गुलाम वंश। गुलाम वंश आ गया, मतलब ऑप्शन 4। अब आप चेक कर लीजिए 4 कहाँ पर दिया है। तो 4 आपका ऑप्शन डी में दिया है। यहीं से आपको क्लियर हो जाता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया आपका सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद अभी हम पढ़ रहे हैं लोदी वंश। क्योंकि लोदी वंश के बाद तो फिर किसका शासन आ गया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी का शासनकाल 1290 से 1320 तक, सैयद वंश का शासनकाल 14 से 51 तक, तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो देखिए, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सभी गुलाम वंश के थे। इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का था। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1206 से 90 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो इस प्रकार से अभी हमने लोदी वंश को देखा। अब हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के लिए। तो ठीक है, आप लोग नोट्स पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए और इस प्रकार से अपना रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।